नमस्कार। मैं कमलेश कबीर आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं इस नए एपिसोड में। इस एपिसोड में हम बात करने वाले हैं बरसाती मेंढक की। कुछ ऐसे मेंढक जो जैसे ही चुनाव आते हैं तो वो आंदोलन के लिए तैयार रहते हैं। किस राज्य में चुनाव है और किस राज्य में उनको आंदोलन करना है और किस तरीके से जो है वो उसकी पृष्ठभूमि तैयार करनी है। इसलिए इन मेंढकों को जो है वो बरसाती मेंढक कहा जाता है। अब इन बरसाती मेंढकों को धक्का लगा हरियाणा के विधानसभा चुनाव परिणाम में। तो उसके बाद में कुछ की दुकानें बंद हो गई, लेकिन जिस बरसात की बात कर रहे हैं ये उसके बिना जो है वो जीवित ही नहीं रह सकते। इनको आंदोलन चाहिए ही चाहिए। बिना आंदोलन के ये जिंदा नहीं रह सकते, ये हम कह सकते हैं। अब एक बार फिर जो है वो इसी कड़ी में योगेंद्र यादव जैसे आंदोलनजीवी, अब उसके ऊपर वीडियो बनाना क्यों जरूरी हो गया था, उस बात को हम इस वीडियो में समझेंगे कि आखिर मैंने ये सब्जेक्ट जो है वो वापस से क्यों चुना। वैसे इन लोगों की बात नहीं करनी चाहिए, लेकिन जरूरी हो जाता है कि समाज के लोगों को सही जानकारी मिले। इसलिए उम्मीद करूंगा वीडियो में अंत तक बने रहें और इस वीडियो को पूरा समझें। और ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं उसको भी हम समझते हैं। आपने देखा होगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अक्सर अपने भाषणों में जो है वो अर्बन नक्सलवाद का जिक्र करते हैं कि कांग्रेस पार्टी जो है वो अर्बन नक्सलवाद जो है उसकी छत्र छाया में आ गई है। इस तरीके की कई तरीके की जो है वो टिप्पणियां की जाती है या कांग्रेस पार्टी में हावी है ये। तो सबसे पहले है आप लोगों को ये समझना चाहिए कि अर्बन नक्सलवाद होता क्या है और ये इसका प्रचलन कब शुरू हुआ था। तो अर्बन नक्सलवाद क्या होता है उसको समझने के लिए आपको भीमा कोरेगांव की 2018 की घटना को समझना पड़ेगा। भीमा कोरेगांव में जिस तरीके से दंगा फैला और उसके बाद में वहां की पुलिस ने कुछ लोगों को अरेस्ट किया, और जिन लोगों को अरेस्ट किया ऐसा नहीं है वो सारे के सारे जो है वो अपने आप को बुद्धिजीवी मानते हैं, जिसमें से वरवर राव, गौतम नवलखा, अब आपको समझ में आ गया होगा गौतम नवलखा जिसको अरेस्ट कर लिया गया था। इसके अलावा भी और भी बहुत सारे जो है वो आपको मिल जाएंगे। एक जो लेडी है सुधा, आई थिंक भारद्वाज इसके अलावा और भी है जैसे स्टेन स्वामी, इस तरीके के लोगों को जो है वो गिरफ्तार कर लिया गया था। और उस वक्त सबसे पहले जो है वो एक ये वर्ड यूज किया गया था अर्बन नक्सलवाद। तो अर्बन नक्सलवाद सही भाषा में अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो आप इसको ऐसे समझ सकते हैं। अर्बन नक्सलवाद की कैटेगरी में ऐसे बुद्धिजीवी लोग आते हैं, वो प्रोफेसर हो सकते हैं, वो पत्रकार हो सकते हैं, वो राजनीतिक विश्लेषक हो सकते हैं, वो कवि हो सकते हैं, वो कलाकार भी हो सकते हैं। तो इस तरीके के इस श्रेणी के लोग जो अपने पैसे की आड़ में कहीं ना कहीं जो है वो नक्सलवाद जैसी घटनाओं को जिसको हम कहें कि ऐसी गतिविधियों का संचालन करते हैं, और समाज की नजरों में वो हमेशा अपने आप को ये दिखाते हैं कि वो तटस्थ है, हिंसा से उनका कोई लेना देना नहीं है। अब आप समझ गए होंगे कि अर्बन नक्सलवाद क्या है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसका जिक्र क्यों करते हैं। क्योंकि इन्हीं बुद्धिजीवी को जब भीमा कोरेगांव में 2018 में, मुझे नहीं पता आपको ये पता है या नहीं है, लेकिन उस वक्त इनके पास से एक जो है वो पत्र बरामद हुए थे और उनमें जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हत्या जैसी साजिश की भी जो है वो पूरी संभावनाएं थी। इसलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वर्ड को बार बार उठाते हैं। और जब अर्बन नक्सलवाद का महाराष्ट्र के चुनाव में देवेंद्र फडणवीस ने इसको उठाया तो योगेंद्र यादव पहुंच गए बीबीसी के पास, और बीबीसी जैसे आपको पता है जिस तरीके से वो मोदी विरोध, देश विरोध का एक एजेंडा चलाती है। तो ये योगेंद्र यादव का जो इंटरव्यू है आपको लग रहा होगा कि ये वैसे ही जो है योगेंद्र यादव को आदत है, नहीं। ये अर्बन नक्सलवाद जिस तरीके से देवेंद्र फडणवीस ने जिक्र किया तो उसके लिए अपने आप को जो है वो सही ठहराने के लिए योगेंद्र यादव ने ये इंटरव्यू दिया था कि जो भारतीय जनता पार्टी जिस अर्बन नक्सलवाद की बात करती है मैं उसमें नहीं हूं। तो फिर योगेंद्र यादव कर क्या रहे हैं ये भी आपको समझना चाहिए।
लेकिन पहले मैं बात करूंगा कि योगेंद्र यादव ने क्या क्या चीजें बोली। तो योगेंद्र यादव ने जिन चीजों की बात की, तो योगेंद्र यादव कहते हैं इस वीडियो में कि उनको लगा कि महाराष्ट्र के लोग जो है वो पढ़े लिखे हैं, लेकिन ये तो जो है वो अनपढ़ है। तो क्या महाराष्ट्र में लोग पढ़े लिखे नहीं है, या फिर सिर्फ इस दुनिया में सिर्फ योगेंद्र यादव ही जो है वो ज्यादा पढ़े लिखे हैं? और साथ में उन्होंने ये भी कहा कि उनको लगा कि महाराष्ट्र की जो राजनीति थी वो प्रबुद्ध लोगों की थी, लेकिन ऐसा है नहीं। और जो हरियाणा के विधानसभा चुनाव में भविष्यवाणी कर रहा था कि कांग्रेस पार्टी की आंधी आ रही है, तूफान आ रहा है, सुनामी आ रही है, अब वो कह रहा है कि बीजेपी जिस तरीके से ये टिप्पणियां कर रही है उससे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के लिए ये चुनाव जो है वो गड़बड़ होने जा रहा है। अब ऐसे महामूर्ख को कौन समझाए कि इसको कैसे लग रहा है कि महाविकास आघाड़ी जो है वो जीतने जा रही है। और तर्क भी मैं बताता हूं आपको, आप उस वीडियो को जरूर देखिए। एक तो योगेंद्र यादव की हंसी जो है वो खुद बयां कर रही है कि योगेंद्र यादव के अंदर पीड़ा किस तरीके की है, क्योंकि ये फिलोसोफ ऐसा कोई काम नहीं होगा जो इसने नहीं किया होगा। इसने सब कुछ करके देखा और फिर लास्ट में इसको लगा कि अब ये राजनेता बनेगा। आम आदमी पार्टी ज्वाइन की, अरविंद केजरीवाल ने लात मार के बाहर कर दिया। और मुझे लगता है इसीलिए किया होगा क्योंकि ये जिस तरीके का ज्ञान का बखान करता है, तो फिर इसको लगा कि क्यों नहीं कांग्रेस पार्टी का ये एजेंडा आगे बढ़ाया जाए, कि कहीं कांग्रेस पार्टी उनको जो है वो कोई बड़ा नेता बना दे, कहीं से चुनाव लड़ा दें। और ये इसी कड़ी में हरियाणा विधानसभा चुनाव में हरियाणा में घूम रहा था और इस वक्त ये महाराष्ट्र में घूम रहा है। तो अब आप तर्कों की बात करते हैं हम, तो तर्क पे योगेंद्र यादव ने जो तर्क दिया कि लोकसभा चुनाव में महाराष्ट्र ने, उत्तर प्रदेश ने और पश्चिमी बंगाल ने लोकतंत्र को बचा लिया। मतलब भारतीय जनता पार्टी की सीटें वहां नहीं आई तो लोकतंत्र को बचा लिया। अब ऐसे बेवकूफ आदमी को कोई ये पूछे कि ममता बनर्जी के शासन में पश्चिमी बंगाल में क्या हो रहा है, और वो मुद्दा अधीर रंजन जिसका ये गुणगान कर रहा है योगेंद्र यादव, वो बार बार उसको उठा चुके हैं कि पश्चिमी बंगाल में राजनीतिक हालात जो है वो बिल्कुल हाशिए पर है, और जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को मारा जा रहा है, तो वहां पे लोकतंत्र कैसे जिंदा है? आए दिन हमने देखी है वहां पे घटनाएं। लेकिन ममता बनर्जी के वहां योगेंद्र यादव को लोकतंत्र जिंदा दिखाई देता है, बाकी किसी देश के किसी कोने में जो है वो लोकतंत्र जिंदा नहीं है। दूसरा, जब पत्रकार, क्योंकि ऐसे लोगों को वही लोग बुलाते हैं, क्योंकि अजीत अंजुम जैसे लोगों ने तो इस वक्त मुझे लग रहा है कि दूरी बनाए हुए हैं। पहले वो योगेंद्र यादव की छत्र छाया में थे, लेकिन अब दूरी बना ली, क्योंकि उनको जिस तरीके का ट्रोल होना पड़ा हरियाणा के विधानसभा चुनाव के बाद में, तो उनको लग गया एटलीस्ट, क्योंकि है वो भी इसी कैटेगरी के, लेकिन फिर भी वो अभी तक जो है वो योगेंद्र यादव से एटलीस्ट बचे हुए हैं। और आपको पता है योगेंद्र यादव ने इसने एक चीज और बोली है इसमें, कि उनका जीवन जो है वो खुली किताब की तरह है, जिसमें उनका आपको पता ही होगा महाजन जो संयोजक है भारत जोड़ो अभियान जो अभी चला रहे हैं, और इसी अभियान की कड़ी में मैंने पहले भी एक वीडियो बनाया था महाराष्ट्र के अकोला में, जिस तरीके से योगेंद्र यादव का स्वागत किया गया था। आप वो फुटेज देखिए, बिना सर्फ एक्सल के, बिना पानी के, बिना साबुन तेल के किस तरीके से धुलाई होती है, योगेंद्र यादव जरूर समझा देगा। और मीडिया में बने रहना इस व्यक्ति को जो है वो एक आदत हो गई, इसके बिना ये जिंदा नहीं रह सकता। इसलिए अभी आपको पता होगा एयरलाइंस के लिए भी इन्होंने एक ट्वीट किया था। तो ये सारी जो कड़ियां हैं वो आप जोड़ के देखोगे तो आपको थोड़ा समझ में आएगा। अब बात आते हैं, हम इसमें आगे बढ़ते हैं। इसी कड़ी में पत्रकार जब उसको ये पूछता है कि महाराष्ट्र में मायावती की जो सरकार है उसने लाडली बहन योजना जो है वो चलाई है, तो इसका क्या इंपैक्ट देखा जा सकता है, तो उसने जिस तरीके से कटघरे में खड़ा किया कि लाडली बहन योजना जो है वो सिर्फ 3 महीने पहले चलाई गई है, सिर्फ चुनाव के लिए। अब मैं इसका काउंटर करता हूं, इस व्यक्ति को इतना होश नहीं है कि ये जो है वो तर्क क्या दे रहा है। तो झारखंड में मैया सम्मान योजना है वो कब से चलाई जा रही है, वो भी तो अभी हेमंत सोरेन और कांग्रेस पार्टी के गठबंधन ने अभी शुरू की है। लेकिन पत्रकारों को जो है वो ऐसा क्वेश्चन जो है वो सूझता नहीं है, मतलब वो ऐसा क्वेश्चन पूछना ही नहीं चाहते हैं, क्योंकि इन सबको अपना एक एजेंडा चलाना है।
तो लाडली बहन योजना महाराष्ट्र की जो 3 महीने पहले शुरू हुई है, तो झारखंड में भी तो 3 महीने पहले शुरू हुई है। तो झारखंड में उसका असर जो है वो इसको दिखाई दे रहा है, लेकिन महाराष्ट्र में इसको इसका असर जो है वो दिखाई नहीं दे रहा। तो इसलिए ऐसे लोगों से जरूर जो है वो बच के रहना चाहिए। और कांग्रेस इसको क्यों पसंद है, इस वक्त मैं इसका भी जवाब देता हूं आपको। 2006 और 7 में इसको एनसीईआरटी ने सलाहकार नियुक्त किया हुआ है, योगेंद्र यादव, और इसका एक साथी और है सुहास पोलिस्कर। और इन दोनों को जो है वो एनसीईआरटी में जो सिलेबस होता है उसकी सलाह समिति में यह है। तो उस वक्त जो पॉलिटिकल साइंस की जो कक्षा 9 और कक्षा 10 की जो किताबें छापी गई थी, इसमें इसका जिक्र भी आपको मिलेगा। लेकिन फिलहाल जो है इस सरकार ने, भारतीय जनता पार्टी की दूसरे कार्यकाल के बाद में एनसीईआरटी की जो सिलेबस है उसमें तब्दीलियां की गई है। जो आपको देखा होगा, इसमें मुसलमानों के जो महाराजा हुए, जो आतंककारी जिसको हम कहें, जिन्होंने यहाँ आतंक मचाया, लूटपाट की, ऐसे लोगों के चैप्टरों को जो है वो वेटेज कम कर दिया। तो एक दर्द तो इनका यह है। और दूसरा, गोधरा कांड जैसी घटनाओं को भी जो है वो उसमें से हटा दिया। तो इस तरीके से, हालांकि इन्होंने जो है वो नाराजगी भी जताई, लेकिन उसका कुछ बन नहीं सका। तो ये अर्बन नक्सल, आपको लग रहा होगा अब कि अर्बन नक्सलवाद क्या होता है, क्योंकि कई लोगों को यही दिमाग में नहीं आता कि ये होता क्या है। तो अब आपको, मुझे लगता है कि इस वीडियो के पास जरूर समझ में आ गया होगा। और ये इसी वजह से एक जो है वो पूरा इंटरव्यू किया गया था योगेंद्र यादव को, क्योंकि एक लॉबी, आपको पता होगा, रवीश कुमार, इसको मृदुभाषी बोलते हैं। ये किस तरीके के मृदुभाषी है, ये अपना एक सिर्फ और सिर्फ जो है वो एजेंडा चलाते हैं और लगातार ये एक्सपोज होते हैं। तो योगेंद्र यादव को अब वही लोग बुलाएंगे जो इस अर्बन नक्सलवाद की कैटेगरी में आते हैं, इस श्रेणी में आते हैं, क्योंकि उनको पता है कि प्रधानमंत्री डायरेक्टली तो नहीं लेकिन इनडायरेक्टली इन लोगों के ऊपर अर्बन नक्सलवाद के नाम पे जो है वो टिप्पणी करते हुए नजर आते हैं। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि योगेंद्र यादव का ये इंटरव्यू जो है वो क्या बयां करता है। और रही बात महाराष्ट्र के चुनाव की, तो महाराष्ट्र के चुनाव में कांग्रेस पार्टी जिस हाशिए पे खड़ी है, आप चुनाव परिणाम देख लीजिएगा 23 नवंबर को, क्योंकि इसमें मैं ज्यादा बड़ा दावा तो नहीं करता, लेकिन कांग्रेस पार्टी और महाविकास आघाड़ी का क्या हश्र होगा वो देखने लायक होगा। आप छोड़ दीजिए उद्धव ठाकरे को, हो सकता है वो भारतीय जनता पार्टी के साथ चला जाए या नहीं जाए, वो हम अलग वीडियो में जो है वो उसकी बात कर चुके हैं और करने वाले भी हैं। लेकिन कांग्रेस पार्टी की इस वक्त स्थिति क्या है, उसके 28 जो है बड़े नेता वो बागी बन चुके हैं, जिनके खिलाफ जो है वो कांग्रेस पार्टी ने एक्शन लिया है। 103 सीटें हैं और 28 बागी है, तो 28 सीटें तो सीधे सीधे आप काउंट कर लीजिए। ये स्थिति कांग्रेस पार्टी की। और दूसरी, उद्धव ठाकरे की शिवसेना जो है वो कांग्रेस पार्टी को कितनी सीटें हराएगी वो एक अलग जो है वो फैक्टर होगा, क्योंकि जिसकी ज्यादा सीटें होगी वो ही अपना मुख्यमंत्री बनाएगा। और यही एक वजह जो होगी वो कांग्रेस पार्टी के लिए सबसे विनाशक होगी इस वाले चुनाव में। और बाकी आप राहुल गांधी का या मल्लिकार्जुन खड़गे का या फिर कांग्रेस पार्टी का मुस्लिम तुष्टीकरण हो या उनका प्रेम हो, वो सब कुछ जो है वो एक तरफ रख दीजिए। तो अभी जो योगेंद्र यादव ये कह रहा है ना कि उसको हंसी आ रही है, ये हंसी नहीं है, ये उसके आंसुओं को छुपाने का अपना एक तरीका है कि उसके अंदर जो आंसुओं की एक नदी बह रही है उसको कैसे रोका जाए। रोक भी नहीं पा रहे और दिखा भी नहीं पा रहे, यही स्थिति जो है वो इसकी बनी हुई है अभी। तो आज के एपिसोड में बस इतना ही। उम्मीद करूंगा ये वीडियो एपिसोड आपको पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।